तो अरमान सारूकियन जहां भी जाता है एक ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। तो जी हाँ, अरमान सारूकियन ने रिसेंटली हाइप ग्रैपलिंग का ब्राजील के अंदर इवेंट था, उसमें कम्पीट करा और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइटर्स के बीच में ब्रॉल हो जाती है। बाकी अरमान सारूकियन ने इस इवेंट के अंदर मोहम्मद मुकायब को भी चोकआउट करा, तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों यहाँ पर हामजा चिमाएव वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट ऐसा बुक होने वाली है, इसकी र्यूमर्स यहाँ पे निकल के आ रही है कि मई के अंदर ये फाइट बुक हो सकती है। इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और तो और भाइयों बहुत सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे निकल के आए हैं चार्ल्स ओलिवेरा की विक्ट्री के बारे में। पैडी पिमलेट का ऐसा कहना है कि उसकी ग्राउंड स्किल्स भी यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा के इक्वली है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने तो ये भी बोल दिया है कि अब इस फाइट के बाद बीएमएफ टाइटल शायद यूएफसी हटा सकती है क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस ही चला गया है। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर बात करती है जो ब्रॉल की क्लिप्स कल निकल के आई। अरमान सारूकियन, कार्लोस प्राइडेस, यूएफसी के जो फाइटर्स थे एक ब्रॉल के अंदर फंसे हुए मिले जब हाई ब्राजील का इवेंट हो रहा था और दो फाइटर्स के बीच में यहाँ पे ब्रॉल छिड़ जाती है। और इसी इवेंट के अंदर बड़े बड़े यूएफसी फाइटर्स जैसे कार्लोस प्राइडेस, अरमान सारूकियन, शाराबुद्दीन मागोमेडोव भी कंपीट कर रहे थे और इसके अंदर यहाँ पे ब्रॉल हो जाती है। अब अरमान सारूकियन ने खुद से यहाँ पे कोई ब्रॉल स्टार्ट नहीं करी है, आपस में ही यहाँ पे ब्रॉल स्टार्ट हो गई। बेचारे की इस बार कोई गलती नहीं है, बट भाइयों आप देख रहे हो जहां जहां अरमान सारूकियन जा रहा है केओस और यहाँ पे ब्रॉल यहाँ पर उसके साथ साथ चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये उसके खुद के लिए भी बेनिफिट है, यहाँ पे उसको काफी ज्यादा हाइप मिल रही है। तो केओस, ड्रामा, वायलेंस वो लेके आ रहा है अपने साथ। बट स्टिल भाइयों हम सबको पता है कि यहाँ पे डेना वाइट ने लास्ट वीक यहाँ पे बोल दिया कि वो अभी भी अरमान सारूकियन से थ्रिल्ड नहीं है। तो आई डोंट नो उसको कितनी और ब्रॉल और कितनी और ड्रामा क्रिएट करना पड़ेगा तब जाके अपने डेना वाइट यहाँ पर अरमान सारूकियन से थ्रिल होंगे। बाकी भाइयों इस इवेंट के रिजल्ट्स की बात करें तो अरमान सारूकियन ने मोहम्मद मुकायब जो कि पहले यूएफसी में फाइट करता था, अनडिफीटेड फाइटर था, उसको यहाँ पर चोकआउट कर दिया है। स्लीप पे चला गया था मोहम्मद मुकायब, जो कि दिखाते हैं कि अरमान सारूकियन की ग्रैपलिंग स्किल्स भी काफी ज्यादा इम्पेकेबल है। अब ऑब्वियसली भाइयों इसके पीछे की टेक्निकलिटीज भी आप सबको जाननी पड़ेंगी कि अरमान सारूकियन ने मोहम्मद मुकायब से फाइट करा तो मोहम्मद मुकायब को ऑलमोस्ट 45 पाउंड्स का डिसएडवांटेज था और सिर्फ 2 दिन के यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे उसने ये वाली फाइट ली थी ग्रैपलिंग के अंदर। बट नेवरदलेस अरमान सारूकियन की ग्रैपलिंग एबिलिटीज को दिखाता है क्योंकि मोहम्मद मुकायब का भी ग्राउंड गेम बहुत अच्छा था। और भाइयों आप सब अरमान सारूकियन को पसंद करते हो या ना करते हो, बट ये बैक टू बैक वो हर स्पोर्ट को जाके डोमिनेट कर रहा है। यूएफसी के अंदर उसको चांस नहीं मिल रहा टाइटल शॉट का, बट यहाँ पर अब हाइप ग्रैपलिंग का उसने बेल्ट जीत लिया और अपनी नेक्स्ट बेल्ट वो डिफेंड करना चाहता है। डिलन डेनिस को कॉल आउट करा है क्योंकि डिलन डेनिस भी ग्रैपलिंग के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो उसने यहाँ पर हाइप ग्रैपलिंग के लिए फर्स्ट टाइटल डिफेंस अपना यहाँ पर डिलन डेनिस के अगेंस्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट करा है। तो आप देख सकते हो कि रेसलिंग मैच करा उसने लास्ट मंथ यहाँ पे फरवरी में जॉर्जियो पुलास के अगेंस्ट। वो रेसलिंग मैच का रीमैच भी फिक्स्ड है, मार्च में वो वापस से फाइट होने वाली है। अभी ग्रैपलिंग हाइप ग्रैपलिंग का इवेंट करके आया, ग्रैपलिंग में भी जीत गया। शाराबुद्दीन मागोमेडोव से दिसंबर में फाइट करी थी उसने, वो ड्रॉ हो गई थी। तो उस तरीके से आप देख सकते हो बैक टू बैक यहाँ पे यूएफसी में चांस नहीं मिल रहा तो वो अपना पूरा मैक्सिमाइज कर रहा है और एक काइंड ऑफ एक अच्छा एग्जांपल ही सेट कर रहा है। अब ये बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने कैरियर में ऐसे पॉइंट पे फंस जाते हो कि आपको टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है या डिले हो रही है फाइट बुक होने में। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे इवेंट्स आप कर सकते हो और इसमें अच्छा परफॉर्म करके आप अलग से हाइप जनरेट कर सकते हो। बाकी भाइयों आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी ह्यूमंगस फाइट की रूमर्स आ रही है मिडिल वेट डिवीजन में, हामजा चिमाएव वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल कुछ भी कंफर्म नहीं है, मैं आगे बताने से पहले आप सबको कंफर्म कर दूं अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है एट द पॉइंट मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाद में आ जाए तो कोई अलग चीज़ है, बट फिलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। अब रूमर यहाँ पर ये चीज़ चल रही है कि मई 9 को जो इवेंट होने वाला है UFC 329, मतलब व्हाइट हाउस कार्ड से एक पहले का इवेंट, उसमें यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस हामजा चिमाएव की फाइट हो सकती है। अब बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग होगा क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कि हामजा चिमाएव के अगेंस्ट जो नंबर 1 कंटेंडर है वो नासरुद्दीन इमावव को बोला जा रहा था। अब आई डोंट नो भाइयों अचानक से ये क्या चेंजेस आ गई, नासरुद्दीन इमावव को क्यों हटा दिया यूएफसी ने यहाँ पर नंबर 1 कंटेंडर से, या टाइटल फाइट उसकी क्यों नहीं डिस्कस हो रही क्योंकि उसने सबसे रिसेंट विक्ट्री ली है, सबसे बड़ी विक्ट्री और सबसे ज्यादा हाइप उसी के पास है। बट शॉन स्ट्रिकलैंड को कंसिडर किया जा रहा है। अब भाइयों इमावव और हामजा की फाइट ना होने के रीजन हमने कुछ डिस्कस करे थे कुछ वीडियोस पहले, उसमें से सबसे पहला रीजन तो यही था कि इनका मुस्लिम ब्रदरहुड है यहाँ पर और ये आपस में मुस्लिम फाइटर्स रेयरली फाइट करते हैं यूएफसी के अंदर क्योंकि ये एक दूसरे के अगेंस्ट यहाँ पर फाइट नहीं करते हैं, इसलिए फाइट शायद यूएफसी यहाँ पे प्रेफर नहीं कर रही हो या फिर ऑफर करी गई होगी या किसी एक ने यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया होगा। अब नासरुद्दीन इमावव ने अपनी तरफ से बोला था कि वो फाइट करने के लिए रेडी थे, इवन दो हामजा चिमाएव उनके फ्रेंड है, उनके साथ उन्होंने ट्रेनिंग करी है, बट स्टिल उनको पता है कि फाइट करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पे 2026 फरवरी में रमजान से पहले वाले इवेंट के अंदर अग्री कर लिया था फाइट करने के लिए, बट ये फाइट मटेरियलाइज
नहीं हो पाई। तो मे बी शायद भाइयों इस टाइम पर यूएफसी ने ऐसा सोचा होगा कि भाई अगर तुम दोनों को फाइट नहीं करनी है तो हम आगे नेक्स्ट कंटेंडर को यहाँ पर चूज करेंगे। और भाइयों शॉन स्ट्रिकलैंड ने भी यहाँ पर एंथोनी हर्नांडेज को रिसेंटली फिनिश करा, तो वो भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री है यहाँ पर। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा चांसेस हो सकता है, मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता, ये चांसेस हो सकते हैं कि नासरुद्दीन इमामोव को यहाँ पर स्किप कर दे शॉन स्ट्रिकलैंड और सीधा यहाँ पे टाइटल शॉट ले ले हमजा चिमाएव के अगेंस्ट। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था इमामोव भी अपनी तरफ से पूरा एंथुसियाज्म नहीं दिखा रहा था, वो कभी बोल रहा था मुझे शॉन स्ट्रिकलैंड से फाइट करनी है, मुझे कभी उससे फाइट करनी है। आप अगर टाइटल शॉट चाहते हो, आप अगर नंबर 1 कंटेंडर हो, तो आपको हर इंटरव्यू हर पॉडकास्ट में जाके स्ट्रेट अप बोलना है कि मुझे टाइटल शॉट चाहिए। अगर आपने सेकंड थॉट्स दिखाए कि मैं पहले शॉन स्ट्रिकलैंड को पीटना चाहूँगा ये वो, तो आप स्किप हो जाओगे और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि शायद यहाँ पर नासरुद्दीन इमामोव स्किप हो गया। आप देख सकते हो भाइयों कितना कॉन्ट्रास्टिंग है, किसी एक बंदे को यहाँ पर टाइटल शॉट नहीं मिल रहा अरमान सरूकिन को, वो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में जाके यहाँ पर विक्ट्रीज ले रहा है, हाइप कलेक्ट कर रहा है, और एक बंदे को मिला मिलाया टाइटल शॉट था और वो उसको पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहा। बाकी भाई शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस हमजा चिमाएव फाइट होती तो ये अपने आप में ही बहुत क्रेजी फाइट होगी, क्योंकि हम सबको पता है शॉन स्ट्रिकलैंड को ट्रैश टॉकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ब्लेडेंट ट्रैश टॉकिंग करेगा, और वो इस फाइट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें लेके आएगा। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करने वाला है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो अगर आप सबको ट्रैश टॉकिंग देखना पसंद है तो। बाकी मैं तो भाई डेफिनेटली ये चाहूँगा कि ये फाइट बुक हो जाए, मैं तो देखना चाहूँगा यहाँ पे हमजा चिमाएव वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड, क्योंकि जब हमजा चिमाएव यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड को पीटेगा ऑक्टागन के अंदर तब बहुत ज़्यादा कलेजे को ठंडक पड़ेगी। क्योंकि भाई शॉन स्ट्रिकलैंड फाइटर बहुत अच्छा है, बट अगर आप उसकी आउटसाइड द ऑक्टागन चीज़ें देखोगे, मैं यूजुअली फाइटर्स को उसके ऑक्टागन के बाहर की चीज़ों से जज नहीं करता, बट शॉन स्ट्रिकलैंड ब्लेटेंट रेसिज्म करता है, अपनी इंडिया और एशियन कंट्रीज के अगेंस्ट स्टीरियोटिपिकल रिमार्क्स देते रहता है कॉन्स्टेंटली, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद भाई आप सब इग्नोर नहीं कर सकते हो इस चीज़ों को। ऑब्वियसली इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारी स्टीरियोटिपिकल बातें करता है जस्ट बिकॉज एंगेजमेंट करने के लिए, और वो सारी ऐसी बातें होती है जो कि पूरी तरीके से जनरलाइज की हुई होती हैं, और सिर्फ इंडिया ही नहीं भाई, एशियन कंट्रीज जैसे चाइना के बारे में, वुमेन्स एमएमए के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें बोलता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम तक फनी लगती है वो सारी चीज़ें, बट वो कुछ ओवर कर देना और फिर वो दिखता है कि उस बंदे की मेंटालिटी उस तरीके की है। तो डेफिनेटली भाई बहुत ज़्यादा मजा आएगा अगर हमजाद की फाइट यहाँ पे बुक होती है और हमजाद अच्छे से धोए यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड को। बाकी भाई इस बारे में कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा, और आप सबको बताना है कि अगर आप सबको ऐसे ही यूएफसी की फाइट्स के ऊपर और अपकमिंग फाइट्स के ऊपर प्रेडिक्शंस करनी है, मेरी प्रेडिक्शंस जाननी है, इन सारे यूएफसी फाइट्स की डेट, टाइमिंग, अपडेट्स जाननी है, तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उस पर आप सबको मैं सारी अपडेट्स दे दूंगा यूएफसी फाइट से रिगार्डिंग। तो जिसको भी प्रेडिक्शंस यहाँ पर करनी है, टेलीग्राम का लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा की जो विक्ट्री हुई थी लास्ट वीक यहाँ पर संडे को यूएफसी 326 में चार्ल्स ओलिवेरा ने बीएमएफ टाइटल जीत गया, अब वो बन चुके हैं बीएमएफ चैंपियन। ऑब्वियसली इस बेल्ट का उतना ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा की विक्ट्री के लिए, लेकिन भाइयों बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस आए चार्ल्स ओलिवेरा की इस विक्ट्री के बाद। कुछ फाइटर्स ने डेफिनेटली इस चीज़ को सपोर्ट करा, कुछ का ऐसा कहना है विनिंग इंपॉर्टेंट है, विन करना इंपॉर्टेंट है, बीएमएफ बेल्ट की ऐसी भी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, और जो जीतने के लिए आपको नेसेसरी थी चार्ल्स ओलिवेरा के लिए यहाँ पर ग्राउंड गेम नेसेसरी था, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो मैक्स होलोवे को ग्राउंड पे ले गया और अच्छी तरीके से कंफर्टेबली फाइट को जीत गया। बट भाइयों कुछ फाइटर्स का तो ऐसा भी कहना है कि इस बीएमएफ बेल्ट की यहाँ पर सिग्निफिकेंस ही खत्म हो चुकी है, चार्ल्स ओलिवेरा का यहाँ पर इस तरीके से बेल्ट को जीतना इस बेल्ट की सिग्निफिकेंस को हटा देता है। बीएमएफ फाइटर्स से ऐसा एक्सपेक्टेड होता है, जो बीएमएफ फाइटर्स जो होते हैं जो इस बेल्ट के लिए कंपीट करते हैं, कि वो स्ट्राइकिंग करेंगे, वो स्क्रैप करेंगे फाइट के अंदर जाके, इसको ब्रॉल बनाएंगे, बट चार्ल्स ओलिवेरा ने इस बेल्ट को यहाँ पर किल कर दिया है। अब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने ऐसा बोला कि चार्ल्स ओलिवेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर है ग्राउंड पे, उसने खुद मैक्स होलोवे से 3 बार फाइट करी और एक भी फाइट के अंदर वो सक्सेसफुली मैक्स होलोवे को ग्राउंड पे कंट्रोल नहीं कर पाया, बट चार्ल्स ओलिवेरा ने मैक्स होलोवे को पूरे राउंड पूरे फाइट में कंट्रोल करके रखा, जो कि उसकी यहाँ पर दिखाता है कि उसका ग्राउंड गेम कितना सॉलिड है, ऐसा वोल्कानोव्स्की का कहना है। बट एट द सेम टाइम वोल्कानोव्स्की ने भी यही बोला कि चार्ल्स ओलिवेरा जिस तरीके से ये बेल्ट जीता है, तो शायद अब ये बेल्ट यहाँ पर दोबारा हम सबको देखने को ही ना मिले यूएफसी के अंदर, जो कि बहुत अच्छी तरीके से पॉसिबल भी है, क्योंकि यूएफसी को खुद समझ नहीं आता कि वो बीएमएफ बेल्ट के साथ करे तो करे क्या। एक बार को हम चार्ल्स ओलिवेरा की विक्ट्री हटा भी दे तो इस बीएमएफ बेल्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, कौन से डिवीजन के अंदर होती है, अगर आप देखने जाओगे इसको सही में बेल्ट की तरह ट्रीट करो, तो फिर तो मैक्स होलोवे को जब हराया था तब तो यहाँ पर इलिया टुपुरिया के पास ये बेल्ट होनी चाहिए थी, मैक्स होलोवे की बेल्ट क्यों नहीं थी उस टाइम पे लाइन पे, क्योंकि बीएमएफ टाइटल जो है कोई वेट डिवीजन के अकॉर्डिंग तो सेट होता नहीं है, तो ये जब भी यहाँ पर बीएमएफ का फाइटर फाइट कर रहा है तो ये बेल्ट लाइन पे होनी चाहिए थी। और तो और भाइयों यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर, नेट डियाज, सबने इस फाइट को बोरिंग बोला है, चार्ल्स ओलिवेरा के विनिंग मेथड को बोरिंग बोला है,
और कॉनर मैग्रेगर ने तो ये भी बोला है कि अगर लोग चाहते हैं तो वो चार्ल्स ओलिवेरा को भी यहाँ पर पीटने के लिए रेडी है और इस एक एंटरटेनिंग फाइट वो पुटअप करेंगे। अब भाई कॉनर मैग्रेगर कमबैक करे ना करे, एक फाइटर है जिसने इस पूरी सिनेरियो के ऊपर एक अलग ही पर्सपेक्टिव डाला है और वो है पैडी पिमलेट। पैडी पिमलेट का ऐसा कहना है कि UFC 326 में उसने चार्ल्स ओलिवेरा की सारी स्किल्स देखी और पैडी पिमलेट के हिसाब से उसकी ग्राउंड गेम की स्किल्स चार्ल्स ओलिवेरा के बराबर है। अब लोगों को इस टाइम पे उस पर विश्वास नहीं होगा, बट उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस है कि उसकी ग्राउंड पे जो स्किल्स है वो चार्ल्स ओलिवेरा के बराबर है। अब भाई आई डोंट नो यहाँ पर पैडी पिमलेट इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा है, इसके पीछे के जो डेटा है ये बिल्कुल भी बैक नहीं करता है, क्योंकि पैडी पिमलेट से माइल्स अहेड है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और रिकॉर्ड्स के ऊपर। अब चलो एक बार को हम यहाँ पर भाइयों मान भी लेते हैं कि पैडी पिमलेट की जो ग्राउंड गेम स्किल्स है, जो कि मुझे भी बिल्कुल पता है कि नहीं है, बट स्टिल हम एक बार को मान लेते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा के बराबर की स्किल्स है। बट उसका क्या, यहाँ पर भाइयों हम बात कर रहे हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स की। यूएफसी के अंदर मिक्स मार्शल आर्ट्स किया जाता है। लास्ट फाइट के अंदर उसके पास चांसेस थी जब चार्ल्स ओलिवेरा ने जस्टिन गेची के साथ फाइट करी थी, तो जस्टिन गेची को राउंड 1 में फिनिश करा था। और हमने देखा था कि पैडी पिमलेट ने जस्टिन गेची से फाइट करा तो होल हार्टेडली तो टेक डाउन अटेम्प्ट भी नहीं करा। अगर पैडी पिमलेट का ग्राउंड गेम इतना ही अच्छा था, तो जब जस्टिन गेची उसको ऑन फुट लाइट अप कर रहा था, उसके फेस को इतना ज्यादा स्वेल अप कर दिया, उससे पहले उसने ग्राउंड गेम इनिशिएट क्यों नहीं किया? जब उसे पता था उसकी स्ट्राइकिंग चल नहीं रही, तो ग्राउंड गेम पे जाता। अगर उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकिंग थी तो ऑब्वियसली भाई सिर्फ ग्राउंड गेम स्ट्रॉन्ग होने से नहीं होता। आप कितने वेल राउंडेड हो, जब जरूरत है आपको अपनी ग्राउंड गेम इंप्लीमेंट करवा पाने की, तो क्या आप एट बेल्ट उस ग्राउंड गेम को इंप्लीमेंट करवा पा रहे हो? ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है एमएमए के अंदर। तो जरूरी नहीं है भाइयों कि अगर आप ब्राजीलियन जिजित्सु के ब्लैक बेल्ट हो तो आप एमएमए के अंदर सक्सीड कर जाओगे। आप ग्राउंड पे फाइट ले जा पाओगे क्या? सामने वाले बंदे के टेक डाउन डिफेंस को तोड़ोगे और फिर ग्राउंड पे उसको कंट्रोल करके फिर अपना जिजित्सु वहां पे लगाओगे? ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। बाकी आप सबका इस बारे में क्या सोचना है? क्या पैडी पिमलेट की स्किल्स सच में चार्ल्स ओलिवेरा इतनी है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।